गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। पिछली क्लास में हम आपको बता रहे थे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है तथा जीवाणु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि उद्योगों के रूप में जीवाणु हमारे लिए विशेष उपयोगी हैं, जैसे डेयरी उद्योग में, एस्टिक अम्ल छिकला सिरका उद्योग में तथा रेटिंग में, चाय में और तंबाकू में। तो ये तो सब था आपके उद्योगों के रूप में, यानी कि व्यापार के रूप में हमने बैक्टीरिया का यूज़ किया। अब हम कृषि के रूप में किस प्रकार से इसे यूज़ करेंगे। तो ये जो लाभदायक क्रियाएं हैं, यानी कि यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया है, यानी कि बैक्टीरिया की लाभदायक क्रियाएं हैं जो, तो किसमें हैं, तो आप उद्योगों के रूप में कर ही चुके हैं। अब आप कृषि के रूप में करेंगे। तो कृषि में भूमि उर्वरता के रूप में, तो हेडिंग डालेंगे कृषि में भूमि उर्वरता के रूप में। तो ये रूप में क्या है, यानी कि बैक्टीरिया जीवाणु की भूमि की उर्वरता के रूप में क्या भूमिका है, यानी कि कृषि के रूप में जीवाणु हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्या इसका वहाँ पर रोल है, किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है तथा ये अनुपयोगी है। तो सबसे पहले देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, यानी कि भूमि को ये क्या कर देते हैं, मृदु कर देते हैं, उसमें उर्वरता बढ़ जाती है, यानी कि जो उसमें घास फूस या कुछ भी पड़ा होता है उसमें बैक्टीरिया लग जाती है, इससे वह सड़ जाता है, सड़ने के बाद भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। तो भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो लिखिए, जीवाणु का उपयोग भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में उपयोग की जाती है। जीवाणु का उपयोग भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में, जीवाणु का उपयोग भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे ए नंबर डाल के अमोनी कारक जीवाणु, अमोनी कारक जीवाणु, यानी कि अमोनी कारक जीवाणु क्या है, हेडिंग लिख लेंगे। तो लिखेंगे बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस माइकोइडिस, ऐसे लिखेंगे बैसिलस माइकोइडिस नामक जीवाणु जीव जंतु व पेड़ पौधों, नामक जीवाणु जीव जंतु व पेड़ पौधों के प्रोटीन्स तथा पेड़ पौधों के प्रोटीन्स तथा उनके अपशिष्ट पदार्थों को, प्रोटीन्स तथा उनके अपशिष्ट पदार्थों को अमीनो अम्लों में तोड़ देते हैं, पदार्थों को अमीनो अम्लों में तोड़ देते हैं। ये अमीनो अम्ल अमोनी कारक जीवाणु द्वारा, ये अमीनोकारी जीवाणु द्वारा अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं, अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। अमोनिया में फिर लिखेंगे अमोनिया भूमि में उपस्थित, अमोनिया भूमि में उपस्थित लवणों के साथ मिलकर
अमोनियम लवण निर्मित करती है। लवणों के साथ मिलकर अमोनियम लवण निर्मित करती है। यह क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। यह क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। तो आपने देखा कि जैसे पेड़ से पत्तियां गिरी, लकड़ी गिरी, फल गिरे और पशु पक्षी जीव जंतु जो भी नष्ट हो गया, तो आप देखते हैं कि जैसे कोई बिल्ली पड़ी, कुत्ता पड़ा मरा हुआ, या खेतों में कोई जीव जंतु को फेंक दिया, तो कुछ दिन के बाद वह वहीं पर सड़ जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लग जाती है और वायरस लग जाते हैं, वह सड़ जाता है। सड़ने के बाद जो उसमें शक्ति होती है वह मिट्टी में मिल जाती है, तो जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। तो जो यानी कि उसमें अमोनिया था, वह अमोनिया टूटी और अमोनिया टूटने के बाद भूमि में उपस्थित लवणों के साथ मिल गई। तो जब अमोनियम, और जब ये भूमि कैसी हो गई, अमोनियम मिश्रित, तो यही हमारा क्या कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अमोनीकरण जीवाणु होता है। तो दूसरा लिखेंगे नाइट्रिक कारक जीवाणु। नाइट्रिक कारक नाइट्रिक कारक जीवाणु। जिस प्रकार से आपने देखा कि अमोनीकरण हो रहा था, उसी प्रकार से नाइट्रीकरण भी बताया गया है। तो लिखेंगे कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोसोकोकस, कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोसोकोकस एवं नाइट्रोसोमोनास अमोनिया की नाइट्रोजन को नाइट्रोसोमोनास अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट NO2 माइनस में नाइट्राइट NO2 माइनस में बदल देते हैं। तो आपने इसमें देखा कि कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोकोकस एवं नाइट्रोसोमोनास अमोनिया की नाइट्रोजन को, अब अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकृत कर रहे हैं, और ऑक्सीकृत करने के बाद नाइट्राइट को किस में बदल रहे हैं, NO2 माइनस में बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका था नाइट्रिक कारक जीवाणु। तीसरी हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। तीसरी हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु तो लिखेंगे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। देखिए राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की मूल ग्रंथिकाओं के साथ सहजीवन प्रदर्शित करते हैं। मूल ग्रंथिकाओं के साथ सहजीवन प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दोनों को लाभ होता है।
पादपों को नाइट्रोजन तथा जीवाणु, पादपों को नाइट्रोजन तथा जीवाणु को रहने का स्थान, जीवाणु का रहने का स्थान व पोषण प्राप्त होता है, स्थान व पोषण प्राप्त होता है। वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की क्षमता होती है। वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की क्षमता होती है। तो ये था आपका कृषि में भूमि उर्वरता, यानी कि जो किसमें चल रही थी, कृषि में। तो कृषि में इन सब चीजों से क्या हो रहा था, भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ रही है। तो 3 प्रकार की इसमें जो आपको बताई गई है, कमोनी कारक हो रहा था पत्तियों से और सड़े हुए पदार्थों से जैसे, और दूसरा नाइट्रोजनीकरण, यानी कि उसी से क्या हो रहा था, नाइट्रोजनीकरण हो रहा था, और तीसरा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का भी हो रहा था। तो ये 3 प्रकार का भूमि उर्वरता में रोल बताया गया। अब इसके बाद अगली हेडिंग है, इसी के अंतर्गत है तीसरी, औषधियों के रूप में। ये आपकी दूसरी थी, अब तीसरी है औषधियों के रूप में। औषधियों के रूप में औषधि सभी जानते हैं किसे कहते हैं, मेडिसिन को कहते हैं, दवा को कहते हैं। तो दवा के बारे में बैक्टीरिया का क्या रोल है, यानी कि बैक्टीरिया दवा में किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये समझेंगे। तो लिखेंगे जीवाणुओं से निम्नलिखित एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है। जीवाणुओं से निम्नलिखित एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है। जीवाणुओं से निम्नलिखित एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है। अब देखिए किस किस प्रकार से एंटीबायोटिक्स आपकी प्राप्त हो रही है, वो हम आपको बता रहे हैं एक टेबल के रूप में। तो आप एक तरफ लिखेंगे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, और दूसरी तरफ लिखेंगे स्रोत, दूसरी तरफ लिखेंगे स्रोत। तो देखेंगे आप सबसे पहले लिखेंगे वनकोमाइसिन, वनकोमाइसिन जो कि प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरेंटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरेंटिस। ऑरेंटिस दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ग्रीसियस। इसी प्रकार से तीसरा है इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन जो कि प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस, इरिथ्रियस। इसी प्रकार से नियोमाइसिन, नियोमाइसिन ये प्राप्त होती है
ओरियो बेसियंस, ओरियो बेसियंस। अगला है केनामाइसिन, केनामाइसिन ये आपका होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस केनामाइसिटिकस। इसी प्रकार से अगला है जिसका नाम है पॉलीमिक्सिन, पॉलीमिक्सिन और ये है बैसिलस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस पॉलीमिक्सा। अगला है बेसिट्रोसिन, बेसिट्रोसिन और ये है बैसिलस, बैसिलस सबटिलिस, सबटिलिस। अगला है थायरोथ्रिन, थायरोथ्रिन और ये है बैसिलस बेब्रिस। ये है सबटिलिन और ये है बैसिलस, बैसिलस सबटिलिस। तो इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए एंटीबायोटिक पाई जाती है जीवाणु कौन कौन से, यानी ये स्त्रोत करता है तो एंटीबायोटिक ये पाई जाती है वनकोमाइसिन। वनकोमाइसिन देने वाला जो स्रोत है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटेलिस। इसी प्रकार से इसमें नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 1 देखेंगे, 1 है वनकोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटेलिस। इसी प्रकार से दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। इसी प्रकार से तीसरा एरिथ्रोमाइसिन जो प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से। इसी प्रकार से चौथा है नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। इसी प्रकार से पांचवा है टेट्रासाइक्लिन जो प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोबेसियन से। इसी प्रकार से आपका सिक्स्थ है केनामाइसिन जो प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस केनामाइसिटिकस से। इसी प्रकार से 7 है जो पॉलीमिक्सिन है वो है बैसिलस पॉलीमिक्सा से। इसी प्रकार से बेसिट्रोसिन है वो है बैसिलस सबटिलिस से। इसी प्रकार से थायरोथ्रिन है वो बैसिलस ब्रेविस से। इसी प्रकार से सबटिलिन है वो है बैसिलस सबटिलिस से। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये औषधियां प्राप्त हो रही हैं बैक्टीरिया से, यानी कि बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी तो है लेकिन दवाओं के लिए भी हमारे लिए ये उपयोगी है। अब ये हानिकारक भी है। वो किस प्रकार से है तो वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। जो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा हानिकारक क्रियाएं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए आज।